हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप डेली की प्रैक्टिस सेट में डेली आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां से आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहना है और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करनी है, तो फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे उन लोगों की भी पता चले कि हाँ, यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, लेखपाल इत्यादि के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सुबह को 7 बजे, सुबह 9 बजे रीजनिंग, शाम को 7 बजे जीएस, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराए जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपका विराम चिन्ह से है कि जिस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है उसका चयन आप लोगों को करना है। अब बताना है कि घर जाकर, ये है आपका अल्प विराम, उसने नहाया, पूर्ण विराम, कपड़े धोए, फिर से पूर्ण विराम और सारे घर की सफाई की। क्या ये सही है? घर जाकर उसने नहाया, अल्प विराम, कपड़े धोए और सारे घर की सफाई की। घर जाकर उसने योजक चिन्ह नहाया, फिर से योजक चिन्ह, कपड़े धोए। ये तो साफ साफ ही गलत आपको नजर आ रहे हैं। बी वाला अभी तक आपको सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर भी कोई आवश्यकता नहीं। घर जाकर उसने नहाया, तो देखिए बार बार आपको अल्पविराम दिया जा रहा है, तो इस तरह का कुछ नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। बताना है कि दिए गए शब्द के अर्थ विकल्पों में दिए हैं, कोई एक विकल्प सही है, सही विकल्प का आपको चयन करना है कि जो उस शब्द का सही अर्थ है उसी को चिन्हित करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा पानी शब्द। तो शब्द हमारा पानी है और पानी का आपको बताना है कि इसका कौन सा सही अर्थ है। चमक, इज्जत, संजीवनी या जल। जैसे ही आपने जल देखा होगा तो पानी का तो जल होता है, और हमसे सही वाला ही आज पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। शिखरणी शब्द है पर्णिक, अर्धमात्रिक, सममात्रिक या फिर विषम मात्रिक। तो शिखरणी जो छंद है वो कैसा छंद है? देखिए, छंद भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगे। अलंकार मैं आपको करा चुका हूँ, अब रह रहे हैं आपके छंद और रस। तो जल्दी ही, बहुत जल्द आपके लिए ये क्लास लेकर के आने वाला हूँ, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको जैसे ही क्लास आएगी आपको फटाफट से पता चलना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और जैसे ही मैं आपको रस छंद कराऊंगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अपडेट रहने के लिए ये काम अति आवश्यक है। तो फटाफट से आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और क्लास शेयर नहीं करते हो आप लोग तो क्लास को शेयर कर दिया कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को पता चले। तो बताना है कि शिखरणी छंद है, तो शिखरणी क्या है? छंद है, तो शिखरणी है वर्णिक छंद। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, या मेरे से मत पूछो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुत्तीर्ण होने की आशंका। अनुत्तीर्ण होने का शक नहीं होता है। जंगल में प्रातः काल के समय, तो देखिए प्रातः काल के साथ समय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रातः काल खुद ही समय बता दिया है। और मेरे से मत पूछो नहीं होता है, मुझसे मत पूछो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, कारक क्रिया विशेषण नहीं कहलाता। तो क्रिया का मूल रूप धातु, सीधे सीधे से आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6।
निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण थे आपके वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण थे आपके किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, बाकी के 4 एक्स्ट्रा बताए थे। अगर आपको पूरी वर्णमाला ही क्लास देखनी है तो वर्णमाला की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के वर्णमाला की वीडियो देख सकते हो, या आई बटन में लगा दूंगा, वहां से आप वर्णमाला देख सकते हो। 3 पार्ट में डिवाइड कराई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से जिन बच्चों ने वो क्लास देखी है उनको पता होगा। देखिए, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा कौन सा हो गया? के फे आता है दूसरे नंबर पर, और ये रे ले वे ये ते थे दे धे, आप देख सकते हो धे आ रहा है चौथे नंबर पर, तो एक ही आपको मिल जाना चाहिए, उसी से आप पकड़ जाओगे। तो ये गलत, ये गलत, और ये है आपके स्वर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। किसी काम को करने के लिए अगर उसके मन में तीव्र इच्छा जाग रही है तो वो होता है उत्साही। ठीक है, तत्पर यानी किसी काम को करने के लिए रेडी हो। जिज्ञासा, जो उसके मन में इच्छा जागती है वो होती है जिज्ञासा, और जिसके मन में जागती है वो होता है जिज्ञासु। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, बताना है फटाफट से कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन होते हैं नोट करने वाले। एक नोटबुक आपको बना लेनी है अलग से, उसमें कुछ क्वेश्चन ये इस तरह के, जो आपके इनको सदाबहार क्वेश्चन भी बोल सकते हो क्योंकि ये आते ही रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और हिंदी को राजभाषा वाला तो बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए ये मिलेंगे कहीं नहीं आपको, तो प्रैक्टिस सेट्स के ही थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू ही नोट कर लेने हैं। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो मैं आपको बता दूं कि गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सांच को आँच नहीं मुहावरे का क्या अर्थ है? सच्चाई कभी जलती नहीं, सच्चे को आग लगती नहीं, सच्चा अच्छा नहीं, या सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि देखिए, सांच को आँच नहीं, यानी कि मान लीजिए कि सांच है और उसको आँच ही नहीं है तो फिर वो आग से डरेगा क्यों? तो वही बात है कि सच्चा व्यक्ति है तो उसको डरने की, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आपको भी हमेशा सच ही बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोगों को बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो 1 और 6 है वो अपने स्थान पर है और बाकी की 11 इनको उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो फटाफट से इनको व्यवस्थित कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन काल क्रम की दृष्टि से 4 कालों आदि काल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और आधुनिक काल में किया जाता है। अब हमको स्टार्ट करना है अपनी अगली लाइन से। तो अब हमारी कौन सी अगली लाइन आने वाली है? तो देखिए, सबसे पहले है यह कि अपभ्रंश काल में जैन, नाथ, सिद्ध कवियों द्वारा लिखित जो सामग्री उपलब्ध है उसे वे साहित्य की कोटि में रखने को तैयार नहीं है। दूसरा है, इसलिए वे आदिकाल को वीर गाथा काल कहना उचित समझते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कालक्रम से विभाजित इन कालखंडों का नामकरण इस प्रकार किया कि आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य में विभाजित करके देशभाषा काव्य को वीरगाथा नाम दिया। उनके अनुसार देशभाषा काव्य की वीरगाथात्मक समूचे आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति है। पूर्व मध्य काल को वे भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहना उचित समझते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा ना, आपको समझ आया होगा? बिल्कुल भी नहीं।
तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ही बताऊंगा, क्योंकि आपने इतने टाइम में अपना आंसर कर भी लिया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको देखना होता है कि रिलेशन इस वाले का इनमें से किसी एक से रिलेशन बन गया तो आपका डायरेक्टली ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग से स्टार्ट हुए हैं। तो फटाफट से आपको कोई रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन यहाँ पर हमारा अटैच होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा ले, और जैसे ही ले पकड़ा हमने तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया, और बी के हिसाब से भी हमको इसको कट जाना है। तो आप इसको मिला करके देख सकते हो। एक लाइन में बता देता हूँ, देखिए, आदि काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्य और आधुनिक काल में विभाजित किया। फिर आएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने काल क्रम से विभाजित। अब देखिए, विभाजन की बात चल रही थी, आगे भी विभाजन से रिलेटेड बताई है कि विभाजित इन कालखंडों का नामकरण किस प्रकार किया, तो बताया गया है कि इस प्रकार किया। ले के बाद यह आ जाएगा, तो फिर आएगा अभ्रंश काल वाली बात, फिर आएगा बै, और उसके बाद रे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 कहता है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कृपण और कृपाण। अब देखिए, कृपण आपको पता है कि कृपण क्या होता है। कृपण तलवार होती है, कंजूस, अपव्ययी या मितव्ययी। और कृपाण कंजूस होता है, तलवार होती है, मितव्ययी होता है या अपव्ययी। आपको पता है, कृपण होता है कंजूस, और कृपाण होती है तलवार। देखिए, यहाँ भी तलवार कंजूस, यहाँ भी कंजूस तलवार। अब देखिए, ऑप्शन ए गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि हमसे पहले कृपण पूछा गया है, तो हमको पहले कृपण का ही बताना है, और कृपण होता है कंजूस। बाद में कृपाण पूछा है तो बाद में ही कृपाण बताना है, और कृपाण होती है तलवार। अब देखिए, पहला ऑप्शन इसीलिए दिया है सेम सेम और गलत करने के लिए, इससे पहले दिया है कि आप पहला ही देख करके टिक कर दो, कृपण कृपाण तलवार कंजूस, कि हमारा सही हो गया। लेकिन आप लोग ये ध्यान नहीं देते कि पहले आपसे कृपण पूछा गया है। जब कृपण पूछा है तो पहले कृपण का ही बताओ ना, इसीलिए बी वाला सही होगा। सही वाले से पहले गलत वाला दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन सा भी आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी को पता होगा, जो भी डेली प्रैक्टिस सेट देखते हैं, 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। जिज्ञासा। जिज्ञासा का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द वो भी जो वह गलत है, यानी कि जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वृत्ति का उत्कंठा, उत्सुकता या कुतूहल। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। उत्कंठा, तीव्र इच्छा को बोलते हैं उत्कंठा। उत्सुकता और कुतूहल सारे के सारे जिज्ञासा के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए, बहिर्मुख, तो बहिर्मुख का अगर आप इसका उपसर्ग निकालते हो तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा दोस्तों, ब ही और रे में हलंत। ऑप्शन सी, बही। तो फिर रे कहाँ जाएगा, बहिस भी नहीं होगा, और ये बहिर अगर हम पूरा पूरा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर भी पूरा रे नहीं है। रे मात्रा के रूप में टंगा हुआ है, तो आप इसको आधा रे बोल सकते हो, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा हलंत। बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग बही। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। संधि या समास। उपसर्ग प्रत्यय को भूल जाइए। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार, दो वर्णों के मेल से संधि होती है, और दो शब्दों से समास। ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, और समास का विलोम होता है व्यास। उपसर्ग शब्द के आदि में लगते हैं, और प्रत्यय शब्द के अंत में। आदि शुरुआत, अंत लास्ट। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 है, दिए गए प्रश्न में वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी क्या होती है, बेसिन, घाटी, उपत्यका या द्रोण। तो देखिए, ये आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा, पर्वत की तलहटी उपत्यका होती है। अगला है क्वेश्चन 16, कंजूस से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से जो धन खर्च करता है वो होता है मर्सण, मितव्ययी, अल्पव्ययी या फिर कृपण। जो कंजूसी से धन व्यय करता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम मितव्ययी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि अल्पव्ययी भी सही है, लेकिन कृपण तो कंजूस होता है ना,
तो ये वाला नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। कुछ बच्चों ने ए भी टिक किया होगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड दे रखा है तो इसको टिक करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो सही शब्द होगा वो होगा आपका मितव्ययी। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, या मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। भविष्य काल, तो देखिए करूंगा, वाला था, काट लिया, आभारी हूँ। इसमें क्या पता चला आपको कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो काम करेगा। ये वह पुस्तक पढ़ने वाला था लेकिन उसने नहीं पढ़ी होगी, तो ये बात भी हो चुकी। मैंने एक पेड़ काट लिया है, यानी कि उसने काम पूरा कर भी लिया है अपना, कि पेड़ काट लिया। मैं आपका आभारी हूँ, तो वर्तमान में कोई किसी से कह रहा है कि मैं आपका आभारी हूँ, यानी कि उसका जो भी उसका मतलब आभार होगा उस व्यक्ति पर, वो पहले ही हो चुका है और वो वर्तमान की बात चल रही है, तो भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो भविष्य काल का जो उदाहरण है सही, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। जहाँ सममात्रिक छंद और 4 चरण होते हैं वहाँ छंद होता है दोहा, सोरठा, गीतिका या फिर चौपाई। देखिए दोहा विषम मात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा, गीतिका तो यहाँ बजते हैं चौपाई सममात्रिक छंद। तो छंद में देखिए सीधे सीधे भी आपसे पूछ लेता है। छंद बहुत ही इजी होते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है, किस में कितनी मात्राएं होती हैं, बस। और जो दो चार पहचान है वो भी मैं आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है 19। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प चुनकर कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थान है कि मिलों के श्रमिक के लिए, जो मील होती हैं उसके लिए बोला जा रहा है कि मिलों के श्रमिक के लिए जीवन का अर्थ है कि जीवन पर्यंत एक निरर्थक यांत्रिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति करते जाना, या मिलों के मालिक के लिए जीवन का अर्थ है मिलों के बोध के लिए या मिलों के परिणाम के लिए। तो देखिए जब आपसे बोला है कि जीवन पर्यंत एक निरर्थक यांत्रिक क्रिया की बुद्धिहीन अनवरत आवृत्ति करते जाना, आवृत्ति यानी कि घूमते घूमते, मतलब जहाँ काम कर रहे हैं वो ही करते जाना, और बिना बुद्धि के, बुद्धिहीनता के साथ। तो ऐसा बेचारे श्रमिक ही कर सकते हैं, मालिक लोग तो मौज मारते हैं, और जो कर्मचारी होते हैं, मजदूर होते हैं, वो ही चक्की में घुन की तरह पिस जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। बताना है कि इन पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। और जैसे ही आपने दुख वर्ड को देखा होगा, आपको फट से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा। कोई विस्मय यानी कि अद्भुत, कोई चौंकने वाली बात हुई है, रति यानी कि प्रेम की बात हुई है, कोई शोक प्रकट किया जा रहा है, या फिर क्रोध। तो जैसे ही आपने देखा होगा दुख, तो दुख में क्या होता है, शोक वाली बात, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम, बहुत ही फेमस है, ये तो आप गलत कर ही नहीं सकते कि मैथिली शरण गुप्त होगा, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। रचना आपको कराई थी, अगर आप चाहो तो जा कर के देख सकते हो, ट्रिक के साथ आपको कराई थी, या आप उसको बोल सकते हो कि मैंने आपको वो रिलेट करके पढ़ाई थी, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ नहीं किया। जितनी रचनाएं और जिस की लिखी हुई रचना है उसी को रिलेट करके, उसी को मैच करके मैंने आपको सारी की सारी रचनाएं करा दी हैं। बहुत सारी अभी बाकी हैं, एक ही पार्ट हमने अभी कराया है, उससे आगे भी आपको करानी है। तो बता दीजिए कौन है। तो ये है आपके मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त की रचना मैं आपको करा चुका हूँ। आप जा कर के वहाँ से देख सकते हो किस प्रकार से आपको कराई थी और कैसे कैसे आपको याद आ जाती है। अगला आ जाता है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है। तो फिर से नोट करने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लीजिए कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो कवि सम्राट कहा जाता है हरिओद को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, निम्न प्रश्न में
एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई हैं जिनमें से केवल एक ही शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी बताने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि सबसे पहले आपसे जो वर्तनी पूछी है उसको खुद लिख लीजिए। तो आपसे पूछा है अपशिष्ट, तो अपशिष्ट कैसे लिखा जाता है? तो अपशिष्ट लिखा जाता है ऐसे, यहाँ पर छोटा से दिया गया है, ये अभी तक हमारा सही है। यहाँ पर से पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पर से ही बदल दिया। तो देखिए आसानी से आपने कवर कर लिया कि बिल्कुल सही वाला कौन सा है। तो सही वाला ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। बताना है दोस्तों आपको कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। पहला है प्रार्थ्य, दूसरा है चरण, तीसरा पूज्यनीय और डी है अनुग्रहित। तो देखिए ऑप्शन डी अनुग्रहित ही आपका सही है। पूजनीय होता है ना कि पूजनीय, कल भी आपको बताया था। ये होता है प्रार्थी, तो प्रार्थी लिखा जाता है ऐसे, और ये होता है चरण, तो ये लिखा जाता है ऐसे। अब आपको चारों शब्द पता चल गए होंगे कि किसमें क्या गलती थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। और 25 क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कीजिए, शेयर ज़रूर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे अगर आप चाहो, पीडीएफ सारी वहाँ पर मिल जाएंगी। और फटाफट से 25 का आंसर दो कि ठेले पर हिमालय की किस विधा की रचना है। तो मैंने आपको बोला था कि विधा भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? कोई उपन्यास है, कोई कहानी है, यात्रावृत्त है या निबंध है? तो ठेले पर हिमालय दोस्तों यात्रावृत्त नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने लगाया होगा यात्रावृत्त, लेकिन ये है निबंध। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। तो फटाफट से जा कर के शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।